शुरू करें। सभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा सभी को। मे, मेरा नाम है प्रखर गर्ग और मैं योगा टीचर हूँ। और मैंने अलग अलग जगह से क्वालिफिकेशन करी है योग में। एक वाईसीबी एग्जाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, वो किया है। सोनीपत में एक आश्रम है, वहां से मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी सीखी। आसन प्राणायाम मैंने लोनावला में एक इंस्टीट्यूट है, केवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूट, वहां से मैंने इसकी पढ़ाई करी। मैं पतंजलि से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां से मैंने पूरा आयुर्वेद का सीखा। तो इस तरह से मैंने अलग अलग जगह से चीजों को सीखा है। और उसमें से ही कुछ कुछ चीजें मैं निकाल के आप लोगों के साथ आज शेयर करने आया हूँ। बाकी मेरा एक यूट्यूब हैंडल भी है, योगा विद प्रखर के नाम से। आप गूगल करेंगे तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ जी। धन्यवाद। तो ये है, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में, कि हमें डेली में क्या चीजें खानी चाहिए, किस तरह से हमें सांस लेनी चाहिए, किस तरह से हमें सोना चाहिए, बॉडी को किस तरह से रखना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। अब अगर ऐसे बैठेंगे तो इससे होगा क्या? ऐसे बैठने से हमारी स्पाइन यूं पीछे की तरफ इंक्लाइंड हो गई। अगर हम स्पाइन को बिल्कुल एकदम सीधा रखेंगे तो इस पे वजन कम आएगा। वजन कम क्यों आएगा? अगर हम हाथ को ऐसे रखते हैं तो हाथ में हमारे दर्द होने लग जाता है, क्योंकि इस पे जगह जगह पर क्या हो रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रही है। अगर हम इसको ऐसे रखें तो हम 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकते, हमारा हाथ दर्द करने लग जाएगा। इसीलिए नेचर ने क्या किया, हाथ को इस तरह से डिजाइन किया, जिससे क्या होता है, ऐसे रखा होता है तो ग्रेविटी का असर कम लगता है। उसी तरह से हमारा स्पाइन है। अगर हम अपने स्पाइन को इस तरह से रखेंगे तो हमारी ऊर्जा ज्यादा लॉस होगी, हमारी जो एनर्जी है ज्यादा इसमें लूज होगी। ठीक है। अब अपने स्पाइन का ही सारा खेल होता है, क्योंकि स्पाइन हमारा जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपका स्पाइन और ब्रेन। और दूसरा नर्वस सिस्टम होता है पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, जो इसके आजू बाजू होता है, जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स, ये सारे चीजें होती हैं। तो आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बना के रखना है, और उसके लिए आप हमेशा इस तरह से वज्रासन की स्थिति में बैठने का प्रयास करेंगे। जब आप इस तरह से वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं तो आपका स्पाइन एकदम यूं खड़ा रहता है। जितना आपका स्पाइन यूं खड़ा रहेगा उतने आपके दिमाग का विकास होगा। आपने कभी देखा है कि कुत्ते की जो वो होती है स्पाइन, वो ऐसी होती है, घोड़े की ऐसी होती है ना? या गधे की या फिर गाय की या किसी की भी स्पाइन ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल। तो उनके अंदर जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। लेकिन एक ह्यूमन है जिसके अंदर स्पाइन कैसी है, वर्टिकल है, और जिसकी वजह से उनका क्या होता है, ब्रेन का ग्रोथ होता है। हम अपने स्पाइन को बिल्कुल अच्छे से फ्लेक्सिबल बना के रखेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर मैं अपने स्पाइन को इस तरह से यूं झुका के रखूंगा तो क्या क्या हो सकता है उसकी संभावना हम देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे बैठा तो मेरे एक तो लोअर बैक में दर्द होगा, एक मेरी पीठ में दर्द होगा, एक मेरा डाइजेशन खराब होगा। क्या यही सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं? क्या यही सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही हैं कि हमारा डाइजेशन खराब है, हमारे लोअर बैक में दर्द होता है? क्यों? वाई? कहाँ से ये प्रॉब्लम आई? क्योंकि हमारा बैड पोस्चर है। अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट क्यों बाहर निकल के आता है, पूरे शरीर में क्यों नहीं लग रहा वो खाना? अगर हम इस तरह से यूं झुक के बैठेंगे ना तो क्या होगा कि ऑर्गन्स पे एक प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑर्गन्स बाहर पुश करेंगे इसको, और जिसकी वजह से आपका पेट बाहर आएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये एमआरएफ के टायर बन जाएंगे।
तो आपको क्या करना है, इस स्थिति में ज्यादातर समय बैठना है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि ज्यादातर लोगों को इस स्थिति में बैठने में तकलीफ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि या तो उनके घुटने खराब है या उनकी आदत नहीं है। जिनके घुटने खराब हो वो ऐसे कभी ना बैठे, क्योंकि इससे और ज्यादा तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उनको कुछ कुछ एक्सरसाइज करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जिनके घुटने खराब हैं या जिनको घुटने में परेशानी है, तो उनको बेसिक बातें क्या ध्यान रखनी है कि अपने पैरों को 5 मूवमेंट्स, 4-5 मूवमेंट्स देने हैं। इस तरह से आप डेली 100 काउंट्स करेंगे। 100 काउंट्स बस ऐसे ऐसे पैर के पंजे को नहीं, पूरा खींचिए जिससे आपका काफ खींचे, पूरा आगे लेके जाइए जिससे आपका ये टीबिया बोन खींचे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके ब्लड का सर्कुलेशन होगा और जिसकी वजह से आपके जो घुटने होंगे वो मजबूत बनेंगे। और जिनके मजबूत हैं तो वो क्या करें, वो भी करें, जिससे उनके मजबूत हमेशा बने रहेंगे। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रोटेशन दोनों तरफ 50-50 काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हाथ को आप इस तरह से रखेंगे और इसको टाइट करके अपनी एड़ी को ऊपर उठाएंगे। ये आप 100 काउंट तक कर सकते हैं। फिर आप इसके बाद इसको पैर के पंजे को पीछे खींच के और नीचे एड़ी रखेंगे। ठीक है। अगर किसी को देखने में तकलीफ हो रही हो तो वो थोड़ा सा रुके, मैं अभी लास्ट में फिर से बता दूंगा। ठीक है। और अगला मूवमेंट आप क्या करेंगे, अपने इसको थाइज को ऐसे टाइट करेंगे, तो जिसकी वजह से ओवरऑल मैंने क्या किया कि अपने ब्लड का सर्कुलेशन मैंने घुटने की तरफ बढ़ा दिया। ये कुछ मूवमेंट्स थे, किस चीज के लिए थे, आपके घुटने के लिए। अगली जो मेन बीमारी आती है वो आती है कमर के दर्द की। कमर के दर्द की बीमारी आई क्यों? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम आगे की तरफ झुकते हैं। कोई सामान उठा रहे हैं तो यूं उठाएंगे, है ना। हम बैठ रहे हैं तो यूं बैठ रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो हम यूं बैठ रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे सब में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है सब में? फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो बाकी के मूवमेंट तो हो ही नहीं पाए ना, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। जिन लोगों ने जिम करी, खूब सारी जिम करी, आप उनमें देखेंगे कि एक अकड़ होती है, वो ऐसे चलते हैं। बहुत अच्छी वाली जिम करने के बाद, हल्की फुल्की करी तो नहीं, बहुत तगड़ी वाली जिम करी हो, वो कैसे होते हैं, एकदम स्टिफ, ऐसे हिल भी नहीं पाते हैं, है ना। आपकी स्पाइन जितनी स्टिफ होगी उतने आप बीमार होंगे। अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाइए। फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको 5 मूवमेंट्स जरूरी हैं। 5 मूवमेंट्स में आपको एक तो अपने स्पाइन को क्या करना है, स्ट्रेच करना है। दूसरा मूवमेंट क्या करना है, आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। तीसरा मूवमेंट क्या करना है, आपको बैकवर्ड मूवमेंट करना है। चौथा मूवमेंट क्या करना है, आपको साइड मूवमेंट्स करने हैं। और पांचवा मूवमेंट आपको करना है ट्विस्टिंग। कितने मूवमेंट्स हुए? 5 मूवमेंट्स। अब 5 मूवमेंट्स में कैसे है कि आपने सबसे पहला आसन क्या किया, ये वाला। तो इससे क्या होगा, आपका स्पाइन क्या होगा, खिंचेगा। आपका स्पाइन क्या होगा, आपका स्पाइन क्या होगा, खिंचेगा। खिंचेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका स्पाइन पीछे की तरफ गया। फॉरवर्ड करेंगे तो इससे क्या हुआ, आगे की तरफ गया। और साइड इस तरह से करेंगे तो भी फ्लेक्सिबिलिटी आई। और यूं करेंगे तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आई। मतलब इन 5 मूवमेंट्स के अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी देख लीजिए। आप खड़े रह के भी ये 5 मूवमेंट्स कर सकते हैं। आप पीठ के बल लेट के भी ये 5 मूवमेंट्स कर सकते हैं। आप पेट के बल लेट के भी 5 मूवमेंट्स कर सकते हैं, है ना। आप घुटनों के बल बैठ के भी आप 5 मूवमेंट्स कर सकते हैं। भाई, घुटनों के बल बैठ के कैसे होंगे, लो मैं करके दिखा देता हूँ। पहला ये हो गया, मैंने अपने स्पाइन को खींचा। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, इस तरह से मैंने ये ट्विस्ट कर लिया। तीसरा क्या हुआ, मैं ऐसे फॉरवर्ड बेंड कर लिया। चौथा क्या हुआ, मैं ऐसे पीछे की तरफ लेट गया, है ना। और पांचवा मूवमेंट क्या था, साइड बेंड। ट्विस्टिंग तो मैंने दिखा दिया, साइड बेंड। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं।
बताइए और किस में देखना है? पीठ के बल लेटने वाले में भी हो जाएंगे यही, पेट के बल लेटने वाले में भी हो जाएंगे यही। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे स्पाइन में, बैक में, लोअर में ही क्यों दर्द होता है? क्योंकि अगर आप यूं बैठेंगे तो आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी का निचला पार्ट होता है वो क्या होगा, खिंचेगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपकी बैक पेन शुरू होगा। दूसरा, अगर आप गर्दन को ज्यादातर यूं रखेंगे तो क्या होगा, आपके सर्वाइकल का दर्द होगा। ठीक है। ये दो दर्द तो बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक आपको बेसिक बातें बताई कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कौन सी चीजें अपने शरीर के साथ करनी चाहिए। तो ये 5 मूवमेंट्स करने चाहिए, चाहे आप बैठ के करो, चाहे लेट के करो, चाहे पेट के बल लेट के करो, चाहे खड़े होके करो, नो मैटर्स। आप जैसे चाहे आप वैसे इसको कर सकते हैं, बस आपको ये 5 मूवमेंट आपकी बॉडी को देने हैं, जिससे आपकी स्पाइन क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी। और आपकी स्पाइन जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी उतने लंबे समय तक आप क्या रहेंगे, यंग रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा है, जिन लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी होगी उन लोगों को पता होगा कि हमारे स्पाइन से कुछ नर्व्स निकलती हैं। हमारी ये जो L5 और L4 के बीच में जो नर्व होती है, वो सीधे हमारे हिप से होते हुए और नीचे पैर की तरफ बढ़ती है। इसको हम साइटिका का पेन कहते हैं। अगर किसी के कमर से दर्द शुरू हुआ और नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है उसको, साइटिका की परेशानी है, और उनको पैर में झंझनाहट हो सकती है। जिनके सर्वाइकल का दर्द होगा तो उनके हाथ में कुछ झंझनाहट होगी, है ना, चक्कर आएगा, सिर दर्द रहेगा बार बार। तो ये सारी बीमारियां नॉर्मल हैं, बहुत सारे लोगों को होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, लेटते हैं तो उल्टे तरह से लेटते हैं, कभी कैसे लेट गए कभी कैसे लेट गए पता ही नहीं चलता। कोई पेट केवल सो रहा है ना, कोई कैसे भी सो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है कैसे सोना है। सोने के सिर्फ 2 नियम होते हैं, या तो आप पीठ के बल लेट के सोएं, जैसे इस तरह से, शवासन की स्थिति में। ठीक है। या फिर आप लेफ्ट साइड करवट लेके, हाथ को सिराहना लेके, हल्का सा पैर मोड़ के इस तरह से सोएं। और जब इस तरह से सोएं तो घुटना घुटने पे, एड़ी एड़ी पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यूं सो रहे हैं या यूं सो रहे हैं। इससे क्या होगा पता है? देखो, ऐसे सोने से क्या हो रहा है, आप अपने स्पाइन को ऑब्जर्व कर लेना, आपकी स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई। और जब स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो आपके शरीर के अंदर क्या होगी, लोअर बैक की परेशानी। ठीक है, समझ गए? तो मैंने 2 चीजें बताई हैं, ये एक योग टीचर की और एक योग स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर के साथ आपको करना क्या है। आपको ये शरीर के साथ 5 मूवमेंट्स देने हैं, आपको शरीर को सुलाना किस तरह से है, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। अब बोलेगी हम तो सोते सोते रात में कहीं उल्टे सीधे चले जाते हैं, हमारा पैर कहीं चला जाता, हाथ कहीं चले जाते, भाई प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे देन हमारा पोस्चर ठीक हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा हम कॉन्शियस रहेंगे, थोड़ा सा हम विल पावर दिखाएंगे, और थोड़ा सा हम ये सोच के सोएंगे कि नहीं आज तो मेरे को ऐसे ही सोना है, नेचुरली हम क्या होने लगेंगे, उस चीज में इन्वॉल्व होने लगेंगे। मजे की बात ये होती है कि लोगों को सांस लेना भी नहीं आता। सबको सांस लेना आता है? सांस ले पाते हैं? सब सांस ले रहे हैं? सांस लेने का भी एक तरीका होता है। जब आप सांस भरें तो पेट बाहर आना चाहिए। चेक करिए सब अपना, सांस भरेंगे तो पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर। कितनों का पेट बाहर आ रहा है और कितनों का पेट अंदर जा रहा है जब हम सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं? सांस भरने और छोड़ने में क्या है, जब हम सांस भरते हैं तो हमारा ये जो लंग्स होते हैं वो फैलते हैं। क्या होते हैं? लंग्स। लंग्स हमारे फैलेंगे। अगर लंग्स फैलेंगे, जब हम सांस भरते हैं तो हमारे लंग्स फैलते हैं, लंग्स फैलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे डायफ्राम पे एक प्रेशर पड़ता है नीचे की तरफ।
लंग्स पहले, डायफ्राम नीचे दबा, ऑर्गन्स बाहर की ओर आए, कंफर्टेबली क्या होना चाहिए, पेट बाहर आना चाहिए। सांस भरेंगे तो पेट, और सांस छोड़ेंगे तो पेट, सांस भरेंगे तो बाहर, छोड़ेंगे तो अंदर। संस्कृत में एक श्लोक है, चले वातम चले चितम निश्चित निश्चित भावेत। इसका मीनिंग ये होता है कि जैसा हमारा सांस चलता है वैसा ही हमारा मन चलता है। इसका मीनिंग क्या है? आपने कभी फील किया है कि जब आप घबराए हुए होते हैं तब आपकी सांस उखड़ी उखड़ी सी, अजीब सी, तेज तेज हो जाती है? आपकी कोई ब्रीदिंग नहीं होती, ब्रीदिंग पैटर्न नहीं होता, कभी आप धीरे सांस ले रहे हैं, कभी आप तेज सांस ले रहे हैं, पता नहीं सांस का क्या हो गया। लेकिन आप जब रिलैक्स होते हैं, एकदम शांत भाव से होते हैं, तो आप क्या करते हैं, एकदम डीप ब्रीदिंग, स्मूथली सांस अंदर जाती है और सांस बाहर आती है। इसीलिए बोलते हैं चले वातम चले चितम निश्चते निश्चते भावे। जितना आपका सांस स्लोली और डीपली चलेगा, मतलब उतना आपका मन रिलैक्स रहेगा। और ऐसे कैसे भी चल रहा है तो मन विचलित है, ठीक है। और मन के ही सारे खेल हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां बन रही हैं। बोले कैसे? हमारे ब्रेन का कनेक्शन सीधा हमारे गट से है। हमारे ब्रेन का कनेक्शन सीधा हमारे गट से है। किससे है हमारे ब्रेन का कनेक्शन सीधा? हमारे गट से है। अगर हम टेंशन ज्यादा लेंगे तो उस दिन हमारा कॉन्स्टिपेशन शुरू, उस दिन हमारा पेट खराब। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है, आपका पेट कैसा चल रहा है, साफ हो रहा है सही से? कभी ऑब्जर्व किया है ये चीज? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने सबसे पहले आपके पेट का हालचाल क्यों पूछा भाई? उसको क्या लेना देना डॉक्टर को आपके पेट से? क्योंकि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू हो रही हैं। बोले कैसे? आपने कुछ खाया और खाने के बाद आपने उस पर पी लिया पानी। आपने कुछ खाया और खाने के ऊपर पानी पी लिया तो क्या होगा कि आपका जो खाना आपने खाया वो पेट के अंदर सड़ेगा, वो आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। और पेट के अंदर अगर सड़ेगा तो सड़ी हुई चीज क्या मारेगी? बदबू। अंदर जाके इंटेस्टाइन में जा जाके चिपक जाएंगी चीजें, है ना। और जब हम टेंशन ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में से पानी की मात्रा बाहर निकलने लगती है, मतलब वो सूखने लग जाता है। और जिससे हमारे शरीर के अंदर क्या आती है, ड्राइनेस आती है। और शरीर के अंदर ड्राइनेस आएगी तो क्या होगा भैया, कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। फिर कोई रोक नहीं सकता उसको, कॉन्स्टिपेशन को। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया तो इसी के साथ और बीमारियां भी शुरू होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, जैसे ब्लड प्रेशर। भाई, नर्व्स के अंदर अगर कहीं पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो ब्लड का पासेस होगा ही नहीं, तो ब्लड तो प्रेशर देगा ही ना उस पे, वेन्स पे। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से तो आपके शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। क्या क्या होंगी? आपको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, है ना। अगर हमारे शरीर में एसिडिटी बनती है तो वो एसिडिटी अगर ब्लड में गई तो ब्लड की एसिडिटी होती है, और ब्लड की एसिडिटी को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो नेचर ने हमें एक एयर कंडीशनिंग रिमोट दिया है। कैसे दिया है? कि हमें ये नॉस्ट्रिल दिए हैं। हमारे शरीर के अंदर 3.5 लाख नाड़ियां होती हैं अकॉर्डिंग टू शिव ग्रंथ। और बाकी अलग ग्रंथ क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू अलग ग्रंथ, जैसे हठ योग प्रदीपिका हो गया या घेरंड संहिता हो गया, इनमें सब में क्या बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। और वो नाड़ियां ओरिजिनेट होती हैं हमारी नाभि से और पूरे शरीर में फैलती हैं, ठीक है। हमारे पूरे शरीर में वो नाड़ियां फैलती हैं। तो उसमें से 3 मुख्य नाड़ी होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आपने कभी नाम भी सुने होंगे इनके, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पिंगला मतलब राइट नॉस्ट्रिल, और सुषुम्ना मतलब सेंटर। अगर आपको अपने शरीर में गर्मी उत्पन्न करनी है तो आप अपनी सीधी नॉस्ट्रिल से सांस भरिए, उल्टी से छोड़िए, सीधी से भरिए, उल्टी से छोड़िए, 10 मिनट करके एक्सपेरिमेंट देख लेना। आपका अगर बीपी ना बढ़ जाए तो मैं भी यहीं बैठा हूं, आप देख लेना। सीधी आपकी नॉस्ट्रिल, आपके सीधा सीधा हाथ कौन सा है, वो वाला है?
तो राइट साइड में नॉस्ट्रिल है वो सीधी, इसको बंद करके, ये मेरी राइट नॉस्ट्रिल है तो मैं इससे सांस भरूंगा, इससे छोड़ूंगा। इसको अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, आपके शरीर में इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, 10 मिनट में आपको कपड़े खोलने की जरूरत पड़ जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे जो महात्मा होते हैं, योगी होते हैं, वो बर्फ में बैठ के भी ध्यान कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, कि उनको ठंड नहीं लगती? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उन्होंने अपनी प्राणिक शक्ति को इतना जागृत कर रखा है, उन्होंने अपने सूर्य भेदी प्राणायाम को इतना ज्यादा हाईली एक्टिव कर रखा है, जिसकी वजह से नेचुरली उनके शरीर में क्या बन रही है? हीट डेवलप हो रही है। ठीक है। और इसी का उल्टा क्या हुआ कि अगर गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी लग रही है, और उस समय हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, ना एसी है ना कूलर है, अब गर्मी में कहाँ जाए? नेचर ने हमें एयर कंडीशनिंग रिमोट दिया है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरो, उल्टी से छोड़ो, लेफ्ट से भरो, उल्टी से छोड़ो, लेफ्ट से भरो, करके देख लेना। 10 मिनट में अगर बीपी डाउन नहीं हो जाए, बॉडी कूल नहीं हो जाए, आपका शरीर पूरा ठंडा नहीं हो जाए, तो मैं भी यहीं बैठा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक रिमोट है, जिससे हम अपने शरीर का तापमान बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब एक आइडियल कंडीशन में इंसान क्या करेगा? एक आइडियल कंडीशन में इंसान ये करेगा कि अपनी नॉस्ट्रिल को वो बैलेंस रखेगा, क्योंकि अभी ना हमें गर्मी का एहसास चाहिए ज्यादा, ना हमें सर्दी का एहसास चाहिए। तो वो क्या करेगा? इसको बैलेंस करेगा, लेफ्ट से इनहेल करेगा, राइट से छोड़ेगा। आप लोग फोन थोड़ी देर के लिए, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी भी शास्त्र में अनुलोम विलोम जैसा नाम कहीं नहीं दिया है, हर जगह पर नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला है। नाड़ी शोधन मतलब अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना। कैसे हो रही है? लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, इस क्रम को आप करते रहें लगभग 15 से 20 मिनट अगर आपने डेली कर लिया रूल के साथ। हाथ ऐसे, सांस उल्टी नाक से शुरू करेंगे, सीधी, पूरा सांस भरने के बाद आप सीधी नाक से छोड़ेंगे। फिर जब आप सांस भरें, आपका पेट बाहर आना चाहिए, और फिर जब आप सांस छोड़ें तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए। आपके शरीर में से 95% तरह की बीमारियां, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके शरीर में से 95% बीमारियां खत्म हो जाएंगी, नहीं, दुनिया में जितनी बीमारियां उसकी 95% बीमारियां आपके शरीर से यूं भाग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। दूसरा, सबको क्या करना चाहिए? कपाल भाती। कपाल भाती इज नॉट अ प्राणायाम, इट्स अ शुद्धि क्रिया। इसमें क्या होता है कि आप इस तरह से स्ट्रोक करते हैं। डेली आप अगर 10 मिनट कपाल भाती कर रहे हैं, 10 मिनट आप अनुलोम विलोम, या 15 मिनट आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा अंदर से। आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सारे क्लीन हो जाएंगे, आपका लिवर अच्छे से काम करेगा। पता है आज के जमाने में, अभी मतलब ये जो रिसेंट समय है, इसमें लगभग 60% यूथ को फैटी लिवर की परेशानी है। क्यों? गलत लाइफ स्टाइल। कैसा लाइफ स्टाइल? मैदा, रिफाइंड ऑयल। जब हम मैदा खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो छोटी और बड़ी आंत होती है वो सिकुड़ जाती है। अब वो सिकुड़ी हुई आंत को सही कौन करेगा? कपालभाति और अनुलोम विलोम। आपने बहुत लंबे समय से शुगर का कंजम्पशन किया है। पता है शुगर जब आप बनाते हैं, फैक्ट्रीज में जब बनती है, तो उसको सल्फर से वॉश किया जाता है, इसीलिए वो बेकार है, वरना वो बेकार नहीं है। उसको सल्फर से वॉश किया है भैया, वो तो बनी किससे? शुगर केन से बनी है ना, गन्ने से बनी है, गन्ना तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो फिर शुगर बेकार क्यों हुई? क्योंकि उसको बनाते समय हमने क्या यूज कर लिया? सल्फर यूज कर लिया। इसी तरह से
जब हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं तो वो कैसे बनता है, उसके अंदर कास्टिक सोडा डाला जाता है। कास्टिक सोडा जहर है। हम जो बाजार का दूध पी रहे हैं उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड है, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, कास्टिक सोडा है। फॉर्मल्डिहाइड उसको सफेद बनाने के लिए, कास्टिक सोडा उसको चिकना बनाने के लिए। और फिर हम उसको ये सोच के पीते हैं आज तो दूध पिया ताकत आएगी, नहीं वो दूध नहीं है, केमिकल्स हैं। वो दिख दूध जैसा रहा है बट हर पीली चीज सोना थोड़ी ना हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हम करके आए हैं उसकी वजह से हमारे लीवर पे क्या है, फैट जमा हो गया, और उसी को हम क्या कहते हैं, फैटी लीवर कहते हैं। अब ये कैसे जाएगा, आप लगातार कपालभाति अभ्यास करेंगे, आप लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, आप लगातार योग अभ्यास करेंगे, आपके शरीर से पसीना बाहर जाएगा, टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे, तो आपका लीवर अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है। लीवर को और अच्छा करना है तो जब गन्ने का मौसम आए तो आप गन्ने का जूस खूब पीना। 15 दिन तक अगर आपने बिना छोड़े, एक भी दिन का गैप किए बिना अगर 15 दिन आप लगातार गन्ने का जूस पीते हैं तो आपका लिवर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगा। और मजे की बात, जिन लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, अब जॉन्डिस हो जाता है तो उनका रिकवरी टाइम कितना होता है, महीना 2 महीना बेचारे पड़े रहते हैं बेड पे। इंस्टेंट रिलीफ आएगा कैसे, गन्ने के जूस में थोड़ा सा आप चूना मिला के पिला दीजिए। अब ये तो मैं थोड़ा सा अलग ट्रैक पे चला गया, हालांकि हम बात करेंगे कि कौन सा हमें आहार लेना चाहिए और कौन सी हमें चीजें लेनी चाहिए, बस ये तो मैं थोड़ा सा एक बता रहा हूँ। तो मैंने लिवर के बारे में एक बात बताई आपको। ये आप बताए लीवर जब शुगर केक का सीजन आता है उस, लेकिन नॉन सीजन में क्या करना कुटकी पाउडर आता है आयुर्वेद में। कुटकी पाउडर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अगर आप उसको लेंगे तो आपका लीवर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगा। लीवर अगर हमारा अच्छे से वर्क करेगा तो हमारे शरीर में जो विटामिन हैं वो अच्छे से लग पाएंगे शरीर को। वरना क्या होता है, हम कुछ भी खाते हैं, हमें लगता है हमने खाया तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिर ये गई कहाँ, सब वेस्ट में चली गई। जैगरी इज अ गुड। हाँ तो जैगरी इज अ गुड। अब जैगरी में वो सल्फर से वॉश नहीं किया है, तो वी कैन कंज्यूम जैगरी। ठीक है। अब सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोगों को क्या क्या दिक्कतें आएंगी, सर्दी जुकाम खांसी, इन सबको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है हल्दी। अगर किसी को टॉन्सिल्स हो जाए तो क्या करो, आधी चम्मच हल्दी को लेके ऐसे अपने गले पर रख लो, फिर वो लार के थ्रू धीरे 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 नीचे उतरेगी और आपके गले से टॉन्सिल्स खत्म कर देगी। कितनी आसान सी दवाई है। हम फालतू परेशान होते हैं, यहाँ का थायराइड ग्लैंड निकलवा देते हैं, यहाँ का ऑपरेशन करवा रहे हैं। कभी हॉस्पिटल में अगर जाएं तो छोटे से टॉन्सिल्स की इतना सा छोटा सा इलाज था, पर हमें पता नहीं था, इसीलिए हमने उसका ऑपरेशन कराया, और ऑपरेशन कराई हुई चीज दोबारा लौट के आ जाती है। अगर हम कैल्शियम की बात करें, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमें ऑस्टोपोरोसिस जैसी समस्या आएगी। ऑस्टोपोरोसिस मतलब हमारी हड्डियां खोखली हो जाएंगी, हम थोड़ा सा गिरे हमारी हड्डियां टूट गई। और कुछ होते हैं जो एक मंजिल से गिर जाते हैं ना बेचारों को कुछ नहीं होता, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी आई। और कैल्शियम की कमी क्यों आई, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी थी। विटामिन डी की कमी क्यों थी, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं थी सुबह की धूप लेने की। अगर हम मॉर्निंग में डेली धूप लेते हैं तो विटामिन डी हमारे शरीर को अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। और हमारे शरीर में अगर विटामिन डी की मात्रा सही रही तभी हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, वरना ये सारा कैल्शियम बाहर वेस्ट में निकल जाएगा। तो इसीलिए सभी को सुबह की धूप में बैठना है। अब गर्मियों के टाइम में धूप झेलने वाली होनी चाहिए, जैसे सुबह की जब 6 सनराइज हो रहा होता है
सर्दियों के टाइम में आप कभी भी बैठ सकते हो, क्योंकि जो प्लेनेट की डिस्टेंस है वो दूर है, और जिसकी वजह से यूवी रेज हमें डायरेक्ट हार्म नहीं करती है, तो दोपहर में हम बैठ सकते हैं। तो अभी जैसे सर्दी का मौसम आएगा, आप डेली बैठे। अब बैठते समय ध्यान रखना कि आप जब बैठे हैं तो धूप आपके पेट पे लगे, चेस्ट पे लगे, और ये गर्दन पे लगे। अगर गर्दन पे पिछले हिस्से पे अगर धूप खाएंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी, और नींद बहुत अच्छी आएगी तो हमारे शरीर में हॉर्मोन्स अच्छे से बैलेंस रहेंगे, और हॉर्मोन्स अच्छे से बैलेंस रहेंगे तो हमारा गट हेल्दी रहेगा, हमारी सांसें सही से चलेंगी, हमारी स्किन अंदर से ग्लो ग्लो करेगी। स्किन को ग्लो करने का एक राज और है। रात को नाभि के अंदर आप सरसों का तेल की 3-4 बूंद डाल के सो जाएं। ये आपके स्किन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा किसी भी तरह से। आप नाभि के अंदर कैस्टर ऑयल डाल के सो जाए 3-4 बूंद, ये बढ़िया रहेगा आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है। तो अलग अलग तेल के लिए अलग अलग चीजें बताई गई हैं। आप घी डाल के सो जाएं, कुछ नहीं मिल रहा तो घी डाल के सो जाएं। घी इज वेरी हेल्दी फॉर अवर बॉडी। अगर आप डेली 1 चम्मच गाय का घी पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपके हार्मोन को बैलेंस करेगा, आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होंगी उनसे लड़ने की ताकत रखता है ये। ठीक है। अब देखिए, एक छोटी सी बात अपन समझ लेते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको खाने का तरीका होता है। ऐसे नहीं कि हमने यूं लिया खाना, खच 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 खा गए, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भाग रहा होता है, और जब हम कंसंट्रेटेड नहीं होते उस खाने पे तो हम जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं। जब हम कंसंट्रेटेड नहीं होते उस प्रेजेंट मोमेंट में, हम उस समय खाने पे ध्यान नहीं है, हमारा उस एनवायरमेंट में ध्यान नहीं है, हमारा स्पाइन भी कुछ इस तरह का उल्टा सीधा बैठ जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमारा पेट भी बाहर आएगा। ठीक है। तो हमें खाना खाने का एक सही तरीका जानना है। खाना जब आप खाएं, पीठ सीधी हो। खाना खाते समय आपको 32 बार मुंह में उसको चबाना है। बोले ये तो आदत है ही नहीं, ये तो बोरिंग सा काम लग रहा है। नहीं, बोरिंग है, मैं मानता हूं, पर सिर्फ 10 दिन के लिए। उसके बाद आपको अपने आप आदत पड़ जाएगी, एंड आपकी जो मसल्स होंगी वो अपने आप इस काम को करने लगेंगी। अपने आप ही आप 32 बार चबाने लग जाएंगे। अच्छा, 32 बार चबाना, कोई इसके पीछे रीजन है? हाँ बिल्कुल है। 32 बार चबाने से क्या होता है कि हम एक तो उस खाने का स्वाद ले पाते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जिससे सलाइवा निकलता है, जिसको थूक भी बोलते हैं। तो वो सलाइवा एक मेडिसिन है। वो सलाइवा उस खाने में मिक्स होती है तो उसको क्या करती है, उसके एसिडिक नेचर को कम करती है, उसमें एल्कलाइन नेचर बढ़ाती है। जब आप उस खाने को खाएंगे तो वो अच्छे से आपने दांतों से तोड़ भी लिया है, चबा भी लिया है। जब वो चब गया पूरी तरह से तो आपके पेट को एक्सेस वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वर्क करके ही भेजा है। आप सीधे सीधे खाना निकलेंगे तो उस खाने को तोड़ने के लिए पेट को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 32 बार चबा के खाना है, जिससे क्या होगा, हमारा सलाइवा उस खाने में मिक्स होगा, और जब हम उस खाने को खाएंगे तो हमारे पेट का पीएच बैलेंस होगा। बोले ये क्या जुगाड़ है? पीएच मतलब एक एसिडिक नेचर होता है, एक बेसिक नेचर होता है, और दोनों के बीच में न्यूट्रल होता है। जो पानी है उसका pH 7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल पे है। जो एसिड होता है, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक किस किस ने पी है? सब नहीं पी है कोल्ड ड्रिंक, तो अपने लाइफ टाइम में सब नहीं पी है। कोल्ड ड्रिंक का जो पीएच होता है वो होता है 2.4, और 2.4 पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक है। आप पेट में कोई भी चीज एसिडिक डालेंगे तो पेट तो ऑलरेडी एसिड बना ही रहा है। HCl, पेप्टिक एसिड, खाने को पचाने के लिए पेट एसिड बना रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको एसिडिटी जैसी समस्या होगी। तो एसिडिटी जैसी समस्या ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जी? खाने को अच्छे से चबा के, उसमें सलाइवा को अच्छे से मिक्स करके, और फिर हमें पेट के अंदर भेजना चाहिए। बोले क्या ये रूल और किसी चीज पे भी फॉलो होता है? बिल्कुल होता है, ये पानी पे भी होता है। जब आप पानी पिए तो पानी को मुंह में रखा, ऐसे नहीं
ऐसे पी गए, बहुत सारे लोग पीते हैं ना ऐसे, एक बार में पूरा ऐसा ऐसा करके पूरा लोटा चढ़ा जाते हैं। तो गड़बड़ हो गया मामला में, मामला ही गड़बड़ हो गया। क्यों? उसमें वो सलाइवा मिक्स होके ही नहीं गया। तो पानी को सिप सिप करके पीना चाहिए हमेशा। पानी आप सिप सिप करके पिए मतलब थोड़ा सा पिया। सुबह का जब समय होता है, जब आप उठते हैं और उठते ही जब आप पानी पीते हैं, तब बहुत जरूरी है ये होना। क्योंकि सुबह के टाइम दांतों के पास, मुंह में ये लार जमा होती है, सलाइवा जिसको हम बोलते हैं ना गंदगी है, वो गंदगी नहीं है, वो मेडिसिन है। वो मेडिसिन क्या करेगी, आपके पेट के पीएच को बैलेंस करेगी, आपकी एसिडिटी को दूर करेगी। क्या आपको पता है ये जो हमारे मुंह की सलाइवा होता है, लार होती है ना, इसको निकाल के बेचा जाता है, और बेच के ये मेडिसिन में यूज होती है। तो भाई मेडिसिन में हम सलाइवा खा ही रहे हैं, तो उससे बढ़िया हम अपने ही खा लें, किसी और का सलाइवा खाने से अच्छा, है ना। तो सबसे अच्छा क्या है, पानी सिप सिप करके पिए, खाना चबा के और मुंह में घुमा के और उसको अच्छे से खाएं, पीठ सीधी करके खाएं, और बैठ के खाएं जमीन पे। अब बोले ये क्या जुगाड़ है कि जमीन पे ही क्यों? हमारे गुरुकुल टाइम से ही क्या होता है, हमेशा जमीन पे बैठा के खाना खिलाया जाता है। जब आप ऐसे पीठ सीधी करके बैठेंगे, उसको होने वाले को तोड़ेंगे, अब उसको खाने के लिए थोड़ा सा आगे झुकेंगे, तो यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, यहाँ पे इस जगह दब रही है ये चीज। ठीक है, चलिए ये तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये दब रही है, इतना कोई खास नहीं दब रहा है इसमें। लेकिन क्या होगा कि हमारा जो बेस हुआ वो अब यहाँ पर आ गया, इस लेवल पे आ गया। लेकिन अगर मैं यही चेयर पे बैठ जाऊंगा तो क्या होगा, यही अगर मैं चेयर पे बैठ जाऊंगा तो क्या हो गया कि एनर्जी का फ्लो तो इधर भी जा रहा है, ब्लड का फ्लो तो इधर भी जा रहा है। अब यहां से मेरा शरीर काम कर रहा है इस ब्लड को ऊपर की ओर धकेलने में, तो ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ा जाए, है ना। इसीलिए हम कभी भी इस तरह से बैठ के खाना नहीं खाते, हमेशा हम जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा, खाना खा लिया उसके बाद क्या तुरंत नहा सकते हैं? बोले नहीं, नहीं नहा सकते। क्यों नहीं नहा सकते? कितनी देर में? बुझ जाएगी, बिल्कुल सही, फायर बुझ जाएगी। देखिए क्या होता है कि जैसे हमने कुछ खाया, खाया तो सारी एनर्जी कंसंट्रेटेड कहाँ हो गई, हमारे पेट पे कंसंट्रेटेड हो गई, उसको पचाने में लग गई। अब हमारे पूरे शरीर से ऊर्जा कहाँ चली गई, हमारे पेट पे चली गई। अब जैसे ही हम नहाने चले गए, नहाते ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारे पूरे शरीर में जहां जहां पानी लगेगा वहां वहां पे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन आने लग जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। हमें उस समय ब्लड का फ्लो चाहिए कहाँ पे था, पेट पे चाहिए था। ले कहाँ पे गए हम, पूरे शरीर में ले गए। तो जितना ब्लड का फ्लो हमारे पेट पे होना चाहिए था वो उतना नहीं है। तो जितना आपको एनर्जी रिक्वायर्ड थी उस खाने को पचाने के लिए, वो उतनी एनर्जी वहां पहुंची नहीं। और जितनी एनर्जी वहां पहुंची नहीं, तो फिर वो खाना अंदर गड़बड़ करेगा, सड़ेगा। और मैंने शुरू में ही आपको ये इन्फॉर्म किया था कि जब भी खाना अंदर सड़ रहा होता है तो उसी से कॉन्स्टिपेशन, उसी से कोलेस्ट्रॉल, उसी से ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर अगर एक लेवल से बढ़ गया तो उसी से हमें हार्ट की डिजीज हो सकती है। क्या सभी के हार्ट सही काम कर रहे हैं यहाँ? बोले कैसे पता चलेगा? इस पॉइंट को सभी दबा के देखो, ये वाला, ये ये जो है ना उंगली, उंगली से ये लाइन है ना, लाइन से थोड़ा सा नीचे, इधर दबा के देखो। दबाने पे क्या दर्द हो रहा है? जिनके दर्द हो रहा है उनके हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का। और जिनके दबाने पे दर्द नहीं हो रहा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो मस्त रहे। ठीक है, तो ये मैंने ये क्या जुगाड़ करके दिखाया आपको, दिस इज एक्यूप्रेशर। और एक्यूप्रेशर इज नॉट ओनली फॉर हार्ट, इट इज फॉर योर होल बॉडी। कैसे? किसी को थायराइड है, इस पॉइंट को दबा के देखो, ये जोर से दबाओगे, अगर दर्द हुआ, थायराइड है। ठीक है, मैं आपका चेक करूं? ठीक है, दीजिए एक बार। दर्द हो रहा है?
आप खुद दबा रहे थे तब दर्द नहीं हो रहा था? आप दीजिए। आपका थायराइड बिल्कुल सही है, इनका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आ गई इनकी तुरंत की तुरंत। आप अगर फ्री में रिपोर्ट आ रही है कि नहीं चेक करें। है ना, आपका बिल्कुल सही चल रहा है, आपका सही चल रहा है, आपका सही चल रहा है। तो इस तरह से सभी आप अपने अ, सहपाठियों का, अपने साथ वालों का, इस तरह से आप हाथ को यूं प्रेस करके देखना, क्योंकि खुद से दबाओगे तो बस इतने इतने में आप ऐसे यूं कॉमेडी करके छोड़ दोगे, है ना। जब दूसरा दबाएगा ना, वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, सही समझ में आएगा कि दर्द है। हालांकि मजाक वाली बात है, अपने और पड़ोसी को भी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलवानी है। सिंपल सा बस ये देखिए कि अगर आप ये दबा रहे हैं और एक ऐसा चुभन जैसा दर्द है, एक भारी सा दर्द है, तो इसका मतलब वहां पे गड़बड़ है। और दबाने पे अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट सही चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये जो हिस्सा है, ये वाला, अगर आपका इंटेस्टाइन सही काम नहीं कर रहा, आपका छोटी आंत बड़ी आंत सही से काम नहीं कर रही, तो इन पॉइंट्स को आप दबाते रहो। ठीक है, अगर आपको गैस और ब्लोटिंग होती है तो हाथ के इस हिस्से को दबाओ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो हाथ के इस हिस्से को दबाओ। अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई चीज चेक करनी है तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, लिवर के लिए ये हो गया। किडनी के लिए चेक करना है, थोड़ा सा इधर आ जाओ, किडनी का ये हो गया। ठीक है, अब ये याद कैसे रहेंगे? तो या तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर पूछ लेना फिर से। हाँ, मैं अभी उसका भी बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं समझ गया मैं। ठीक है, तो अगर किसी को किडनी की दिक्कत है, तो मैंने ये वाला तो बताया ही था, साथ में ये जो छोटी उंगली होती है, इसके अगर टिप को अगर आप दबाएंगे जोर से और अगर दर्द हो रहा है, तो उसकी किडनी में भी परेशानी हो सकती है। किडनी में अगर स्टोन फंस जाए तो बोले सबसे सही है, पत्थर चट्टा का पत्ता आता है, उसको चबा के खा जाओ। पत्थर चट्टा के पत्ते से आपका स्टोन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इस हिस्से को तो दबाओ, साथ में फाइबर की मात्रा अपने खाने में बढ़ा दो। अब फाइबर किस में ज्यादा होता है? अभी सबसे अच्छा एक चल रहा है क्या, एनी गैस? आंवला। आंवला जो है वो इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्या कहेंगे, मतलब जैसे सब्जी लेने जाओ तो वो बेचारा एक आंवला पकड़ा ही देता है, तो इसलिए मेरे लिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे अगर थोक में लेने जाओगे तो कुछ पेमेंट आपको देना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, आंवला बहुत सस्ता है। और आंवला, जो चीज बहुत सस्ती होती है वो बहुत ज्यादा लाभकारी भी होती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज ऑल, मतलब बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पे तो नहीं करना पड़ रहा, बट इट इज वेरी गुड फॉर अस। ठीक है, तो आंवला के अंदर 6 किलो अमरूद में जितना विटामिन सी होता है उतना विटामिन है। तो आंवला तो हमें डेली खाना चाहिए। अच्छा, आंवले का जूस निकाल के पिए या फिर डायरेक्ट खाएं? डायरेक्ट खाओ चबा के। उससे क्या होगा? उससे फाइबर भी अंदर जाएगा। जूस निकाल दोगे तो सिर्फ लिक्विड गया, फाइबर तो वेस्ट में चला गया। अगर हमें कोई भी फ्रूट खाना है तो उसको चबा के खाओ, उसका जूस मत निकालो। जब आप जूस निकालते हैं तो उसमें से जो फाइबर्स है, जो मेन न्यूट्रिशन है, वो तो सब चले गए। अब सिर्फ उसका लिक्विड लिक्विड बचा है, उसमें क्या ही होगा, पानी है उसमें, तो कुछ भी नहीं। तो आंवले को आप डेली अगर चबा के खाएंगे तो फाइबर जाएगा, विटामिन सी जाएगा, आपके शरीर को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, बाकी जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सब मिलेंगे। और इससे कॉन्स्टिपेशन जल्दी सही हो जाता है। तो मैंने शुरू से ही, हमेशा से ही, अनंत आदि काल से ही मैं ये कहता आया हूं कि आपको आंवला खाना है, लेकिन हम नहीं खाएंगे। हम क्यों खाएं, है ना? आपको, हाँ, क्या छिलके खाने के।
छील के तो कुछ नहीं खाना, छील के नहीं, सीधा खा जाओ डायरेक्ट। उसको धो के और वैसे ही खा जाओ, उसको छिलका तो पूरे दिन में एक। हाँ, कैसे भी लो, बस लो। अच्छा, एक खाने का जो टॉपिक है खाना कितना मिनट तक खाना चाहिए? खाना कितने, Duration क्या होना चाहिए? खाने का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? देखिए, खाना बनने के 48 मिनट के अंदर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट के बाद उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको संध्या के समय जब सूरज ढल जाए उसके बाद खाने को अवॉइड करना चाहिए, उससे पहले ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो बाहर का सन होता है वो हमारे पित्त को कंट्रोल करता है। हमारे 3 दोष होते हैं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रकृति के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर वात इम्बेलेंस हुआ तो हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां बनेगी। पित्त इम्बेलेंस हुआ तो इससे हमारे अंदर 40 तरह की बीमारियां बनेंगी। अगर कफ इम्बेलेंस हुआ तो इससे हमारे अंदर 20 तरह की बीमारियां मिलेंगी। अगर हमारे अंदर वात इम्बेलेंस हुआ तो इसको सही कैसे कर सकते हैं? बॉडी अगर अंदर से ड्राई हो रही है तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? बोले ऑयल पुलिंग करो। ऑयल पुलिंग क्या होता है कि आप सेजमे ऑयल, तिल का तेल, या आप नारियल का तेल 1 या 2 चम्मच अपने मुंह की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने मुंह में रखना है। उससे मुंह में कुल्ला करते रहना है, उसको थूकना नहीं है, निगलना नहीं है, बस मुंह में उसको घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे। कितने मिनट? 10 मिनट तक। उस बीच आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको 10 मिनट तक वो मुंह में रख के और घुमाना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर शरीर में जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी, और जिनका वेट बढ़ नहीं रहा है वो वेट बढ़ जाएगा। तो बोले कि जिनका वेट बढ़ नहीं रहा है मतलब बढ़ जाएगा, तो क्या जिनका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उन्हें नहीं खाना है, उन्हें नहीं करना है? बैलेंस हो जाएगा। जिनका कम है वो ऊपर हो जाएगा, और जिनका ऊपर है उनका कम हो जाएगा। समत्वम योग उच्यते, सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, समता में आ जाएगा। ठीक है? हफ्ते में एक बार करना है क्या चीज? ये डेली करिए, डेली करिए। इसका कोई वो नहीं है, इसका मतलब साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है इसका। ये आप डेली कर सकते हैं। इससे आपके अंदर, शरीर के अंदर एक मॉइस्चर बना रहेगा, आपका शरीर ड्राई नहीं होगा। ड्राइनेस आई क्यों? ड्राइनेस क्यों आई? पानी की कमी हो गई, हमने चाय ज्यादा पी, कॉफी ज्यादा पी, इसकी वजह से ड्राइनेस हो गई। जो बाहर के लोग होते हैं वो अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीजें भी कंज्यूम करते हैं, तो इसकी वजह से भी ड्राइनेस हो गई। तो उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए ऑयल पुलिंग इज द बेस्ट मेथड दैट एवरीवन शुड डू। ठीक है? खाना खाने की कब बाद पानी पीना चाहिए? खाना खाने के आपको 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। उससे पहले क्या हो जाएगा, अगर पी लेंगे तो आपने खाना खाया, आपके पेट को उस खाने को पचाने के लिए एक एसिड बना के रखना है, वो हमारे स्टमक से ही रिलीज होता है। उसको हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर हमने उस समय पानी पी लिया तो वो एसिड जो बनना था वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट हो जाएगा इन सेंस कि अब एसिड में आपने पानी की भी मात्रा मिला दी, तो वो अब एसिडिक ना रह के थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ आ गया। और जब ऐसा होगा तो आपके पेट में क्या होगा कि वो खाना पचेगा ही नहीं। खाना पचाने के लिए आपको वो एसिड होना जरूरी है। और एसिड कैसे बना? क्योंकि हमारे शरीर में पित्त काम करता है। वात, पित्त और कफ, ये शरीर के 3 दोष होते हैं जो हमेशा होते ही हैं। वात भी होती है, पित्त भी होता है, और कफ भी होता है। अगर कफ नहीं होगा, एकदम कफ फ्री इंसान हो जाएगा, तो यहाँ पे जो म्यूकस जमा होता है ना वो चला जाएगा। तो फिर हम जो सांस लेंगे ना उससे डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीजें अंदर जाएंगी। वात इम्बेलेंस हुआ तो हमारे 5 प्राण होते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण मतलब क्या? जब हम सांस भर रहे हैं तो यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ तक का इन्वॉलेंट्री फंक्शन है। अपान मतलब क्या? कि नाभि से नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। आपको सुबह मोशन आता है, अपने आप आता है, या आप उसको धकेलते हो? अपने आप आता है। आपको यूरिन जाना होता है, अपने आप आता है वो। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी आपका काम कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है? अपान वायु की वजह से।
समान वायु यानी कि यहाँ पे नाभि पे होती है। समान मतलब क्या होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बैलेंस करके चलता है, कि आप जो भी कुछ खा रहे पी रहे हैं वो उसको बैलेंस करने का काम करता है समान वायु। इसी तरह से एक उदान वायु होती है जो हमारे शरीर में ऊपर की ओर उठती है। और व्यान हमारे पूरे शरीर में ये ब्लड का सर्कुलेशन आप तो नहीं कर रहे, अपने आप ही हो रहा है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है। अगर आपके हाथ में देते तो सांस लेने ही भूल जाएंगे। सिंपल सी बात है ना भाई, रात में हम सोएंगे क्या सांस लेने पे फोकस करेंगे? तो हम सांस लेने ही भूल गए। हम खाना पचा नहीं भूल गए, हमारा खाना ही नहीं पचा। तो ये सब प्रकृति ने अपने हाथ में रखा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप प्राणायाम करिए। बोले प्राणायाम से सांस भरने अंदर से क्या हो जाएगा, देखिए प्राण अपान समान उदान और व्यान ही तो है, ये सब बैलेंस हो जाएंगे। इनके 5 उपप्राण भी होते हैं, ये जैसे 5 प्राण नहीं है, प्राण अपान समान उदान व्यान नहीं है, इसके अलावा भी 5 हैं। इनके छोटे भाई हैं, नाग, कूर्मा, क्रीकल, धंजय और देवदत्त प्राण। जब हम मरते हैं ना तब लास्ट में जो हमारा शरीर छूटता है, जो निकलता है ना, वो लास्ट ये धनंजय प्राण प्राण होता है। तो इसको बैलेंस, ये सारी चीजों को बैलेंस करने का जुगाड़ क्या है, मैंने बता दिया। 95% बीमारियां किससे? अनुलोम विलोम से। कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करेंगे? डेली करेंगे। कितनी देर करेंगे? 15 से 20 मिनट तो डेली करना ही है। वो लोग करेंगे, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। शुरुआत करिए 5 मिनट से, क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बनेगी। जब आप बैठे पीठ सीधी करके बैठे और पीठ सीधी करके बैठेंगे, जब आपकी ट्रेपेजियस मसल्स होती हैं यहाँ पे, ये दर्द करेंगी। होने दो, होने दो। दर्द ही तो हो रहा, होने दो। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग बन रही है। जितनी देर आप इस तरह से उसको बैठे रहेंगे, बनाएंगे उसको वज्रासन में बैठ के। अच्छा, वज्रासन से क्यों? यहाँ पे हमारे एक्यूप्रेशर होता है इन पे, पिंडलियों पे। जब ये दबता है ना तो सीधा इफेक्ट इसका डाइजेशन पे जाता है। पिंडलियों को आप मसाज करो या दबाओ या वज्रासन में बैठ के कुछ भी करो, तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन सही होगा। इसीलिए वज्रासन इज द बेस्ट आसन, एंड इट इज द ओनली आसन दैट यू कैन डू आफ्टर योर फूड, आफ्टर योर मील। इसके अलावा और कोई आसन आप नहीं कर सकते। कितनी देर नहीं कर सकते? हाँ, इसके इसको कितनी देर नहीं कर सकते, ये वज्रासन, ये यूं। भाई दब गया ना, ये पिंडलियां दब गई ना, पिंडलियां दब गई, इसका मतलब क्या है, हमारा डाइजेशन काम कर रहा है ना। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाने के बाद 5 मिनट तक लगातार आपको वज्रासन में बैठना है। इससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। खाना डाइजेस्ट होने में कितना समय लगता है जी? 3 घंटे का समय लगता है। तो 3 घंटे तक आपको गैप रखना है, कि आपको कोई भी योगासन नहीं करना है, कोई भी आपको बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है। छोटे मोटे काम तो करोगे ही, लेकिन वैसे आपको कोई उल्टा हो गया या यूं आगे झुक गए या फिर ऐसे मतलब लेट गए, वो सारी चीजें अवॉइड करनी है। वरना इससे क्या होगा, आपके ईसोफेगस से अब खाना ऊपर की ओर आने लगेगा, और जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स फील होगा। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर वॉल्व होता है, वो डैमेज अगर हुआ बार बार आने से, तो आपको एसिडिटी की परमानेंट बीमारी लग जाएगी। अगर किसी को एसिडिटी की बीमारी है तो वो सीताफल खा सकते हैं, डेली दबा के खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। सीताफल अगर आप खाते हैं तो ये आपके लिए परमानेंट क्योर कर देगा एसिडिटी के लिए। सीताफल नहीं आ रहा तो क्या करें? सफेद पैठे का जूस हमेशा मिलता है, खूब मिलता है, यहाँ पे भी मैंने खूब पिया है। सफेद पैठे का जूस अगर आप पी रहे हैं तो क्या होगा, आपके पित्त को वो शांत करेगा। ये भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? गुलकंद लो, गुलकंद को पानी में घोलो और पी जाओ, पित्त एकदम ठंडा। तो आपका जो पेट है एकदम कूल हो जाएगा। पेट अगर ठंडा रहेगा ना, पेट अगर अच्छा रहेगा, तो आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। होता है ना कि मतलब मोशन नहीं हुआ, मन नहीं लगा, मजा नहीं आ रहा किसी काम में। फील करते हो ना, ये तो मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं बता रहा, ये सभी फील करते हैं ना। अगर हमारा मोशन अच्छे से नहीं होगा तो हमारा मजा नहीं आता है, फीलिंग गुड नहीं होती हमें। तो मोशन अच्छे से हो उसके लिए क्या करें? फाइबर अपने खाने में बढ़ाएं। ठीक है। रात के समय प्रोटीन को अवॉइड करें, मतलब रात के समय कभी भी पनीर, स्प्राउट्स, ये सब नहीं लेना है। क्योंकि स्प्राउट्स, पनीर, जो भी प्रोटीन रिच फूड होते हैं, उसको डाइजेस्ट होने में 8 घंटे लग जाते हैं। और जो फाइबर होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और आपके यहाँ तो बेजड़ की रोटी मिलती है,
बेजड़ की रोटी इज वेरी गुड एंड वेरी रिच इन फाइबर। सो जब भी आप उसको खाएंगे वो आपकी छोटी आंत बड़ी आंत में चिपकेगी नहीं, वो सीधा फ्लो करके निकलेगी। इट इज वेरी गुड। बट आपको ध्यान रखना है, जो मैं कुछ विरोधी आहार बताने वाला हूं, कि कभी भी एसिडिक चीज को एल्कलाइन चीज के साथ नहीं लेना है। बोले ये क्या जुगाड़ है कि एसिडिक एल्कलाइन? कोई भी खट्टी चीज एसिडिक को दूध के साथ नहीं लेना है। बोलते हैं ना कि चलो वो वाला शेक पी के आते हैं, कौन सा, मिरिंडा शेक पी के आते हैं, कर दिया कबाड़ा, उसमें कोल्ड ड्रिंक के अंदर दूध मिला दिया जी। हाँ, या फिर वो ऑरेंज शेक पी के आते हैं, मिलते हैं बाजार में, ऑरेंज शेक पी के आते हैं, क्या कबाड़ा कर दिया। दूध के साथ अगर आप कोई भी एसिडिक फूड ले रहे हैं ना, इट इज वेरी डेंजरस, आपके शरीर में बीमारियां क्रिएट कर देगा। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि दूध के साथ अगर आप नमक ले रहे हैं, देन फिर क्या होगा आपको, है पनीर नहीं बनेगा। अगर आप दूध के साथ नमक ले रहे हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे सोराइसिस, एलर्जी, इचिंग, ये सारी परेशानी होगी, हीट टाइप्स, ये अजीब अजीब तरह की बीमारियां होंगी। तो इसलिए दूध और नमक को एक साथ मत लो। मतलब जो हमारे यहाँ खीर बनती है और पुड़ी बनती है एक संग, वो क्या जुगाड़ है? गैप करके लो, तुरंत मत लो कि एक वो खाया और साथ में वो खाई। गैप 5 मिनट, उसको खाया लास्ट में, फिर खीर के लिए स्पेस रखो, थोड़ा सा रुको, खाने को डाइजेस्ट होने दो शांति भाव से अपने पेट पे या फिर आईब्रो के बीच में, या चैंटिंग वॉट एवर यू वॉन्ट आप कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा रुक के फिर उसके बाद आप उसको खाइए। इमरजेंसी की कहीं जाना है, लेट हो रहे हैं, देन यू इट्स ओके कि एक दिन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हमारे शरीर में, लेकिन एक एक दिन कर करके बहुत बड़ा फर्क दिखता है। एक बूंद से घड़ा नहीं बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक दिन योग अभ्यास करने से आप स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, डेली करेंगे तो स्वस्थ होंगे। एक दिन आप बाहर का फूड, गलत फूड या उल्टी सीधी चीज खाने से बीमार नहीं पड़ जाएंगे, डेली खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, है ना। तो दूध के साथ हमें कभी भी खट्टी चीजें नहीं लेनी है, दूध के साथ हमें कभी भी नमक नहीं लेना है, ये विरोधी आहार है। शहद को कभी भी गर्म नहीं करना है। शहद को अगर आप गर्म करेंगे तो ये एक केमिकल कंपाउंड बनाता है जो आपकी आंत पे जाके, इंटेस्टाइन पे जाके चिपकता है, और वो गड़बड़ क्रिएट करता है, प्रॉब्लम करता है, कॉन्स्टिपेशन, अजीब अजीब बीमारियां क्रिएट करता है। तो ये जो मार्केट में हनी चिली पोटैटो मिलता है, वो क्या जुगाड़ है? कचरा है। बाहर की चीजें कचरा है। क्यों कचरा है? समोसे बन रहे हैं, समोसे किस चीज में बन रहे हैं? तेल में बन रहे हैं। तेल कौन सा यूज हो रहा है? रिफाइंड यूज हो रहा है। रिफाइंड किस चीज का बना? कास्टिक सोडा से पॉलिश होके बना। वो कास्टिक सोडा हमारी हाथों में चुपकेगा, बीमारी नहीं बनाएगा। और दूसरी बात, अगर आप तेल को बार बार गर्म करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी घटिया हो जाती हैं, वो धीरे धीरे होते 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 जहर बन जाता है। क्या मतलब? कि अगर आप तेल को बार बार गर्म करेंगे, देन ये जहर बन जाएगा, इट विल बी पॉइजनस। जो मार्केट में आप समोसे, आप तो नहीं, लेकिन जो मार्केट में समोसे मिलते हैं, वो जो तेल आपने कभी देखा होगा, काला भी क्या काला होगा उसके सामने, वो इतना काला होता है ना, उसके सामने उससे ज्यादा कुछ काला हो ही नहीं सकता दुनिया में। एक बार मैंने क्लास में भी आपको शायद डिस्कस किया था इसके बारे में, उससे ज्यादा काला कुछ हो नहीं सकता दुनिया में, जितना वो काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जहर बन रहा है। अब वही हम खा रहे हैं, एक तो उसमें मैदा है, एक उसमें रिफाइंड है, और वो रिफाइंड भी कैसा है? बार बार प्रोसेस हुआ हुआ है। अब उसको ही हम खा रहे हैं, दुनिया खा रही है चटकारे ले लेके। हाँ हाँ, मजा आ गया, स्वाद, अति स्वादम। लेकिन क्या हो रहा है? वही तो फैटी लीवर क्रिएट कर रहा है, वही तो गड़बड़ क्रिएट कर रहा है आपके शरीर में। तो योग में क्या होता है कि कुछ कुछ शुद्धि क्रियाएं बताई गई है। किसी दिन हमें अगला कभी सेशन रखेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जल नीति एक होता है, एक वमन धोती होता है।
वमन धोती में क्या करते हैं, आप उकड़ू होके इस तरह से बैठते हैं, पानी पीते हैं। पानी कैसा होता है पानी? 1 लीटर हल्का ल्यूक वार्म वाटर होता है, और ल्यूक वार्म वाटर के अंदर 1 चम्मच आप उसमें सॉल्ट डाल देते हैं। ठीक है। जब आप उस सॉल्ट को डाल के और पानी गुटुर 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 गुटुर, उसको पचाना नहीं है, मुंह में घुमाना नहीं है, सलाइवा नहीं मिक्स करना उसमें, गुटुर 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 जल्दी जल्दी पी गए, फिर एकदम आपको वॉमिट आएगी। 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीने के बाद एकदम से आपको वॉमिट आएगी। और फिर आप क्या करेंगे, उस वॉमिट से उसको निकाल देंगे पानी को। जैसे ही वो पानी निकलेगा, आपका ईसोफेगस क्लीन, आपका स्टमक क्लीन, आपका पेट पूरा क्लीन हो जाएगा। और हमारे शरीर में क्या है, वेगस नर्व है। कौन सी नर्व है हमारे शरीर में? वेगस नर्व। एंड वेगस नर्व क्या काम करती है कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको कनेक्ट करती है। तो अगर मैंने एक ऑर्गन को स्टिमुलेट कर दिया, एक ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो उसके सारे भाई बंधु सेंटी हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? वो भी अपने आप रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर मैंने अपने स्टमक के साथ कुछ गड़बड़ कर, मतलब वो करी कि मैंने जल वमन धोती करी, इसको कुंजल क्रिया भी बोलते हैं। अगर मैंने कुंजल क्रिया करी तो मेरा किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सब क्लीन। इतना ही नहीं, आपका थायराइड, आंखें, आपके नाक से पानी आ जाएगा, आपके कानों में एकदम की आवाज आएगी। क्यों हो रही है ये सारी चीजें? एवरीथिंग इज कनेक्टेड इनसाइड अस। जैसे हमारे आंख, नाक और गला, ENT कनेक्टेड है, ईयर, नोज और थ्रोट कनेक्टेड है, उसी तरह से हमारे ऑर्गन्स भी कनेक्टेड है। ये ऐसे होता है कि 10 दिन में आप एक बार करें या हफ्ते में एक बार करें। इसको डेली डेली करेंगे तो क्या होता है, यहाँ स्पिंचर वॉल्व होता है। अगर आप उल्टी करेंगे बार बार, उसका जो शेप है वो ऐसे है, तो वो सिर्फ नीचे की तरफ खुलता है। जब आप वॉमिट करेंगे तो वो हल्का सा ऊपर जाता है। अगर आप इसको रेगुलर करते रहेंगे तो क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा। और जिसका ये डैमेज हो जाता है उसी को क्या होता है, बार बार एसिडिटी, ऊपर की ओर खाना आना, गड़बड़ होती है। एक चीज, खाना खाने के बाद, तुरंत बाद लेटना नहीं है। अगर आप लेटना फिर भी चाहते हैं तो लेफ्ट साइड की करवट लेके ही लेटे। मतलब आपका ये वाला हिस्सा राइट साइड ऊपर रहेगा और लेफ्ट साइड नीचे रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो शेप होता है पेट का, स्टमक का, वो ऐसे होता है। तो आप जब यूं करके लेटेंगे तो वो ऐसे बाउल जैसा बना रहेगा। और अगर आप ऐसे दूसरी साइड करके लेटेंगे, राइट साइड करके लेटेंगे, तो क्या होगा, वो ऐसे होगा। तो उसमें से चीजें निकल जाएंगी। ऐसे रखेंगे तो उसमें चीजें बैलेंस रहेंगी। इसीलिए क्या होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेफ्ट साइड करवट से लेटना चाहिए। ये कोई ऐसे नहीं है कि हवा में किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया, नो। मैंने आपको रूल बताया है इसका। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पेट का शेप ऐसे है। अगर इस साइड लेटेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, और अगर इस साइड लेटेंगे देन इट विल बी लाइक दिस। बैलेंसिंग किस में होगी? इसमें ही होगी ना। इसमें तो होने से रही, इसमें तो बह जाएगा इधर उधर कहीं। और इधर बह गया तो आपको एसिडिटी, इधर बह गया तो और गड़बड़। लेकिन ऐसे रहेगा तो यहाँ पे एसिड मिक्स होता रहेगा, उसमें जो भी फूड न्यूट्रिशन है वो अलग होकर पैंक्रियाज, लीवर, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, गैल ब्लैडर वगैरह में जाते रहेंगे। तो इसीलिए हमें लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेके हमेशा लेटने के लिए बोला जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद तो मत लेटो, लेकिन अगर फिर भी लेटना है तो लेफ्ट साइड लेटो। गर्मियों के दिन में आप दिन के समय सो सकते हैं, लेकिन बाकी जो दिन होते हैं उसमें आपको दिन के समय सोना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मुझे अभी ध्यान आई, तो मैंने आपको बताई, आपके साथ शेयर करी। है तो पूरा खजाना, पूरा एक समुद्र है, उसमें से एक छोटी सी बूंद हमने आज डिस्कस करी है। और एक दिन में बहुत सारी चीजें डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप में से किसी के कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। कपालभाति मैंने बताया था कि 10 मिनट तो मिनिमम करिए, और 10 मिनट से आप जितना ज्यादा कर सकते हैं आप करिए। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये मैंने आपको क्या बताया था, किस? हार्ट। हाँ, इसके नीचे ये जो पोर्शन है इंटेस्टाइन है, ये जो है वो आपका थायराइड है, ये जो है आपका आईज के लिए है, ये जो है आपका ईयर के लिए है, ये है लीवर के लिए। अगर किसी को तनाव हो रहा है तो ये चीज दबा सकते हैं।
कुछ याद नहीं रहे तो क्या करें? अभी शोर होगा तो क्या है कि आप तालियां बजाइए जोर जोर से। बजाते भी हैं। ऐसे नहीं बजती ताली कभी भी। ऐसे बजती है कि जोर से यूं मारो। जोर से यूं मारोगे ना तो क्या होगा, सारे पॉइंट एक साथ दब जाएंगे। हमें कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी आप कीर्तन करें या कुछ भी करें, इट्स योर चॉइस कि इसको जोर जोर से करने से आपका हाथ, पूरी हथेली लाल हो जाएगी। तब तक करते रहो, जोर जोर से करो, इतनी जोर से मारो कि बस हाथ लाल हो जाए। अपने आप ही अंदर से शरीर बीमारियां छोड़ने लग जाएगा। और एक मजे की बात सुनो। एक हमारा जैसे होता है ना कि चोर के पास मास्टर की होती है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं, ऐसे ही एक्यूप्रेशर में एक मास्टर पॉइंट होता है, वो होता है यहाँ पे। ये इस वाली उंगली से ऊपर जाओ, इंडेक्स फिंगर के और थंब के, जहां पे ये दोनों मिलते हैं, उससे थोड़ा सा इधर ये जो फ्लैशी पार्ट होता है, ये इस साइड दबाना है, इस साइड। इस साइड अगर आप दबाओगे, जोर से दबाओगे, तो आपको पता चल जाएगा आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो कुछ भी हो सकती है। तो आपको योग अभ्यास करना चाहिए। मैं आप किसी का दबा के देखूं, कौन दबाना चाहेगा? हाँ, आप एक बार आप। आपका बिल्कुल सही चल रहा है। सही चल रहा है। ठीक है। हाँ, या दर्द नहीं हो रहा? ठीक है। हल्का तो होता ही है। नहीं हो रहा? किसी के तो होगा ही। हो रहा है? आया मजा? आपका तो मसल वाला पेन हुआ है ना, लेकिन ये दर्द जो एक्यूप्रेशर में नापा जाता है वो ऐसे नापा जाता है कि जब आप दबाएं तो वो गैस का दर्द होता है। मतलब एक वायु अटक जाती है आपके शरीर में, वायु ट्रेवल करती है। सिर पे पहुंची सिर का दर्द, गर्दन पे पहुंची गर्दन का दर्द, जॉइंट में अटक गई जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, घुटने पे अटक गई घुटने का दर्द, पैर में अटक गई एड़ी का दर्द। होता है ना कि कल हमारे कमर में दर्द हो रहा था, आज हमारी पीठ पे दर्द हो रहा है। भाई ये दर्द कैसे शिफ्ट हो गया? वो वायु है ना, वायु इधर उधर ट्रेवल कर रही है। वायु हमारे शरीर में आई कहाँ से? हम कई बार क्या होते हैं कि खाना खाते खाते बातें करते हैं। कितने लोग बातें करते हैं? ठीक है। तो जब आप खाना खाते खाते, आपने खाना खाया, आप बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो साथ में एयर अंदर जा रही है। ये बहुत माइनर सी लगती है कि इससे क्या माइनर अंदर जाएगी एयर, बट आप जब खा रहे हैं तो साथ में एयर जाती है। और एयर अंदर जाके अटकती है, तो वहां से गैस, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। जिन लोगों को गैस की परेशानी हो उनको एक बढ़िया मैं इलाज बता देता हूँ। आधा चम्मच जीरा लेना, आधा 1 कप पानी लेना, आधा चम्मच जीरा 1 कप पानी में डाल देना, उबालना कि वो आधा कप रह जाए। और जब वो आधा कप रह जाए उसको हल्का सा, जब वो गुनगुना हो जाए ठंडा होने के बाद, उसको आप सिप कर करके पीना है। एक रात रख सकते हैं। अगले भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, उसको उबाल के फिर जीरा भी खा लेना, उसका पानी भी पी लेना है। तो इससे आपका पित्त शांत होगा। पित्त शांत होगा तो आपको गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इन सब में आराम आएगा। तो जीरा इज वेरी गुड फॉर योर स्टमक एंड फॉर योर डाइजेशन। एक चीज मेरे को और ध्यान आ रही है, बस जस्ट अ सेकंड, क्योंकि फिर मैं मेरे दिमाग से निकल जाएगी। पानी किसको कितना पीना चाहिए? पानी किसको कितना पीना चाहिए? बोलते हैं ना कि 5 लीटर पी लो, के 10 लीटर पी लो, के 2 गिलास पी लो। हर किसी को अलग अलग होता है। कैसे होता है? आपका वेट अगर है 80 kg, 80 को कर दो 10 से डिवाइड, कितना हुआ? माइनस कर दो 2, कितना हुआ? डेली का आपको कितना पानी रिक्वायर्ड है? 6 लीटर। और किसी का अगर वजन कितना है, 50 किलो है, 50 किलो है तो 3 लीटर। 50 डिवाइड बाय 10 - 2, 3 लीटर। तो ये सीधी सीधी हमारे सामने कैलकुलेशन आ गई निकल के। तो अब अपने को ये नहीं 8 गिलास पानी पीना है या 10 गिलास पानी में, नहीं। आपके शरीर के लिए इतना पानी रिक्वायर्ड है। अगर आप ज्यादा पानी पी लेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? नहीं।
सारा बाहर निकाल देगा, शरीर फेंक देगा। शरीर उतनी ही चीजें रखता है जितनी उसको जरूरत होती है, बाकी सब वो भगा देता है ना। तो आई थिंक वी आर गेटिंग लेट, सो आज के लिए हम इतना ही सेशन रखेंगे। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद। फल का कॉम्बिनेशन ऐसे है कि आपको कभी भी एसिडिक और एल्कलाइन फूड साथ में नहीं लेना है। जैसे आपको खट्टे फ्रूट के साथ कोई भी पपाया, एप्पल, ये सारी चीजें नहीं लेना। बोलते ना कि नींबू नींबू के साथ हमने वो खा लिया, एप्पल खा लिया, अ, संतरा खा लिया, है ना। एप्पल और संतरा साथ में खा लिया तो गड़बड़ कर जाएगा। लौकी कड़वी खा ली तो फूड पॉइजन हो जाता है इमीडिएटली। कई बार केस हुआ है कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। पाइनएप्पल इज एन एसिडिक इन नेचर, सो आप जो बाजार में मिलते हैं ना पाइनएप्पल शेक, इट इज वेरी अनहेल्थी। तो पाइनएप्पल कभी भी आपको एल्कलाइन फूड के साथ नहीं लेना है। दूध के साथ तो लेना ही नहीं है, सेब के साथ भी नहीं लेना है ना। कोई मतलब कोई भी ऐसी एल्कलाइन रिच फूड होते हैं उनके साथ नहीं लेना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि खीरा जो होता है, खीरा इज वेरी गुड इन फाइबर। तो आप जिनको कॉन्स्टिपेशन हो खूब सारा खीरा खाओ, लेकिन खीरा खाने का सही समय सिर्फ दिन दिन तक का है, रात के टाइम नहीं खाना है। ये आपके कफ को इम्बेलेंस करेगा, ठीक है। हाँ, आप उस समय कुछ पूछ रहे थे। हाँ। पिलो, देखिए अगर बहुत मोटा पिलो लगा रहे हैं अपने सिर के नीचे तो सिर का ऐसे हो जाता है ये, है ना। सिर ऐसे यूं उठ जाता है यूं, और इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म के बाद आपको क्या होता है, सर्वाइकल इशू होने लग जाता है। तो आपको तकिया हो सके जितना अवॉइड करना है, और अगर लगाएं तो बहुत पतली सी लेयर लगाएं। वरना सबसे बेस्ट है कि शवासन में आने की स्थिति में आप वो करें कोशिश। क्या चीज? जनरली जनरली आप बस इतना मोटा लगा सकते हैं। अगर आप बहुत मोटा लगा रहे हैं तकिया तो मैट्रेस मैट्रेस थोड़ा सा हार्ड सरफेस पे हमें सोना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस पे सोएंगे तो क्या होगा, हमारे स्पाइन का जो पोस्चर है वो बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा काम ये करना है कि हार्ड सरफेस पे सोए। और ज्यादातर जमीन पे, जैसे ये दरी है इसके ऊपर सो गए, ये है इसके ऊपर सो गए, मैट बिछा के सो गए, इट विल मेक योर स्पाइन हेल्दी। और क्या करेगा, आपके पोस्चर को एकदम सही रखेगा। और पोस्चर सही होगा तो शरीर से बीमारियां अपने आप ही भाग जाएंगी। लंबे टाइम तक भी शवासन में सोने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं होता। आदत नहीं है, आदत नहीं है। आपने कितने टाइम किया था? 5 मिनट 6 मिनट क्या होने लगा था? कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैं लेफ्ट साइड में सो जाता, फिर ठीक लेफ्ट है, साइड में पैर जो है वो जैसे आप बोल रहे हो ऊपर नीचे वो नहीं होता। अच्छा ठीक है। तो अ, आपने क्या बिछा रखा था नीचे? ज्यादा सॉफ्ट नहीं, हार्डली हम्म। थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट। हम्म। बेड पे एक फॉर्म हम्म। हार्ड। हार्ड है, तो आप उस पर शवासन में सोते थे तो आपको बैक पेन होता था? बैक पेन होता था फिर? कंफर्टेबल फील होता है सोने में। अ, उसके बाद मुझे अपने आप ही करवट लेना पड़ जाता है लेफ्ट साइड। तो वहाँ वो कंफर्टेबल फील होता है, पर पैर जो है वो जैसे आप बोल रहे हैं एक के ऊपर एक के वो ऊपर अभी तक घुटने की नहीं होता है। घुटना, मैं काफी समय से साल भर मान लिया, साल में लेकिन मजा नहीं आया वो वाला, एक्सेप्शनल केस। बट वो होता है, क्योंकि ये मैंने भी किया है। मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, मैंने भी किया है। पहले जब मैं आदत मैंने बनाई थी तो मेरी इसी तरह से आदत थी कि बिल्कुल ऐसे मैं शवासन में लेटता था, और लेटते ही मेरे को नींद आ जाती थी। और बढ़िया, मेरे को कोई भी अनकंफर्टेबल कभी फील नहीं हुआ है विदाउट पिलो। और बिल्कुल मैंने योग मैट बिछाई, कुछ भी कोई गद्दा वगैरह नहीं, योग मैट मेरी आदत। योग मैट पे लेट गया इस तरह से, रात में भी ऐसे ही सो रहा हूँ। मैं तब योग निद्रा भी करता था, हालांकि अभी भी करता हूँ बट रेगुलर नहीं है। वो उस समय रेगुलर थी, डेली की थी। योग निद्रा आप में से किस किसने करी है? योग निद्रा जानते हैं? योग निद्रा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप
अच्छा, ये प्रत्याहार जानते हैं आप? चलिए इसका अलग से फिर कभी सेशन रखेंगे। अभी सिर्फ इतना सा समझ लिए कि योग निद्रा, निद्रा में भी आप योग कर रहे हैं। अच्छा, योग निद्रा में कैसे हो सकता है? नींद में गए तो फिर तो हमें कुछ होश ही नहीं रहता। यही तो करना है। योग निद्रा इज अ प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, आप शवासन में लेट जाते हैं, देन यू ऑब्जर्व योर बॉडी। आप अपने घुटने पे, कभी पैर पे, कभी छोटी उंगली पे, सब जगह अपनी चेतना को घुमाते हैं। फिर क्या करते हैं कि आप बंद आंखों के सामने कुछ कुछ चीजें विजुलाइज करते हैं, जैसे गिरता हुआ झरना, जलती हुई मोमबत्ती, है ना, या फिर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, गहरा समुद्र। इस तरह की जो भी चीजें होती है आप उनको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। आंख बंद करके आप उन दृश्यों को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करते हैं। जैसे नींद में होता है ना कि आप सपने में चले जाते हैं, वैसे ही आप जागृत अवस्था में रहते हुए आपका शरीर सो जाता है, आपका मन जगा हुआ होता है, आपकी चेतना जागृत होती है, लेकिन आपका शरीर सो रहा होता है। तो जो योगी होते हैं ना, जो बड़े ऋषि होते हैं, सिद्ध होते हैं पुरुष, है ना, तो वो कैसे सोते हैं? वो योग निद्रा में सोते हैं। तो उनका सिर्फ शरीर सोता है, उनकी चेतना लुप्त नहीं होती। चेतना लुप्त होने का मतलब क्या? आपका तमस गुण बढ़ गया। तमस बैलेंस करके, चेतना को जागृत रखते हुए, मन को शांत रखते हुए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए आप अपने शरीर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 40 मिनट की योग निद्रा 5 घंटे की नींद के बराबर इफेक्ट देती है। और रिसर्च ने ये बोला है, हैदराबाद की एक इंस्टीट्यूट है, उसने रिसर्च में ये बोला है कि 3 महीने कोई योग निद्रा अगर करता है लगातार, इसके ऑडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आप जाएंगे तो ऑडियो अवेलेबल है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग 40 मिनट का आप कोई भी ऑडियो ले सकते हैं, उसको ईयरफोन लगाएं, शांत कमरा, जब भी आपका मन करे, जब भी आपके पास टाइम हो, योग निद्रा, आप जमीन पर लेट जाएं शवासन की स्थिति में, और उस साउंड को फॉलो करें। वो जो बोल रहे हैं उन चीजों को आप फॉलो करें आंख बंद करके। रिसर्च सेज दैट कि आपके शरीर में से जितनी भी बीमारी है वो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन, नी पेन, हार्ट की प्रॉब्लम, सब ठीक। आपने अपनी चेतना को जागृत कर दिया। और आपने हाँ हाँ, पूछिए बिल्कुल। स्पाइनल कोड का बताया था एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज। हाँ, स्पाइन की, स्पाइनल कॉर्ड की नहीं, स्पाइन की, हाँ। तो वो सूर्यासन में आ जाती है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आप सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, आप ट्विस्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप साइड बेंडिंग नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ 2 मूवमेंट कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो हमें अगर वजन बढ़ाना है तो क्या करना है कि स्लोली स्लोली करना है, कि आपके शरीर से पसीना बाहर ना आए। जैसे कार्डियो में होता है ना कि आप बहुत तेज 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 भाग रहे हो तो कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं, तो शरीर और पतला हो जाएगा। अगर आप शरीर में वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट है क्या है? अब शतावर ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, खैर वो बात अलग हो जाएगी। बट वजन बढ़ाने के लिए आप पीनट बटर रोटी में लगा के खा सकते हैं। पीनट बटर रोटी में लगा के खाएंगे तो एक हेल्दी न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, और जिसकी वजह से आपके शरीर में ताकत भी आएगी, वजन भी बढ़ेगा। अच्छा, चावल और गेहूं, मतलब चावल और रोटी एक संग अगर आप ले रहे हैं तो क्या होगा? आपका वजन बढ़ेगा। केला और साथ में अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं केले के, तो आपका वजन बढ़ेगा। अगर आप केले को अकेले ले रहे हैं तो आपका वजन गिरेगा। केले के साथ भी क्या सब्स्टिट्यूट साथ ले सकते, क्या साथ ले सकते? केले के साथ अगर आप वजन बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और दूध में थोड़ी सी काली मिर्च डाल के ले सकते हैं। शक्कर, जैगरी डाल के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और, इट इज गुड, बोथ आर एल्कलाइन इन नेचर, सो यू कैन टेक। केला और दही तो एसिडिक होता है, केला ऐसे वो उसमें कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती है आयुर्वेद में, तो आप इसको अगर लेते हैं तो वजन बढ़ता है। ठीक है, ये है। दूध ले रहे हैं,
उसके बाद 3 घंटे का गैप। फ्रूट के बाद देखो, फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो हमने मील खाया है ना, वो आपको 3 घंटे का गैप चाहिए। अगर आपने फ्रूट खाया, इट्स ओके, 1 आवर इज इनफ। अगर वो गैप बढ़ जाता है, जैसे हमने मॉर्निंग में फ्रूट ले ली, उसके बाद 3 घंटे का गैप हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि भूख लगी है, तो बैड इफेक्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे ही सेट हो जाती है कि हमारे अंदर जो यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, वो कुछ सेंसेस भेजता है हमारे पेट को कि एसिड रिलीज करना है, तो आपको अपने आप ही उस समय भूख लगने लग जाती है। रात को हम केला और दूध लेके रात में अवॉइड करिए ऐसी चीजें। जो फ्रूट खाने का सही समय होता है वो मॉर्निंग का ही होता है। जो दही खाने का सही समय होता है वो दिन का होता है। और जो दूध पीने का सही समय होता है वो रात का होता है। अब बोले ये दूध और केला कैसे फिर जुगाड़ बैठेगा? सुबह रात दोनों के बीच में ले आओ, बैलेंस कर दो। मिड में कभी भी ले सकते हो फिर दिन में। ना ज्यादा रात में लेट करो, ना सुबह ज्यादा अर्ली करो, क्योंकि दूध फिर दिक्कत करेगा। अच्छा, मैंने एक चीज जो बताई थी कि ये विरोधी हो जाते हैं, ये एसिडिक और एल्कलाइन, तो इससे हमारे पेट को क्यों दिक्कत हो रही है भाई? पचाने तो दोनों ही चीज है, तो फिर पेट को क्यों टेंशन हो रही है भाई कि पचा दे, दोनों चीज पचा दे? कंफ्यूज हो गया ना अब ब्रेन कि पहले किसको पचाए। अब ब्रेन ये कह रहा है कि यार एसिडिक भी गया है, एल्कलाइन भी गया है। एसिडिक के लिए अलग प्रोसेस होती है पचाने के लिए, एल्कलाइन के लिए अलग प्रोसेस होती है पचाने के लिए। आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया। अब ब्रेन बोलेगा देख लो रे अपने आप, अपने हिसाब से जो होना है हो जाएगा। इसीलिए फिर वो गड़बड़ होती है। कोई भी बीमारी है, हर चीज का इलाज हमारी किचन में अवेलेबल है। मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको टॉन्सिल्स हो रहे हैं, हल्दी। आपको अगर खांसी है और खांसी एक लंबे समय से और खांसी जा नहीं रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि अदरक की एक डेली है, उस अदरक की डेली को आंच पे सेकें। जब वो भुन जाए, डायरेक्ट आंच पे भुन जाए, उसमें उसको हल्दी के पाउडर में डालना है। उस पर हल्दी चिपक गई, उसको अपनी जीभ पे रखें, इमीडिएटली आपकी खांसी ठीक। आप लगे सिरप पीने में, कब सिरप पिए जा रहे हैं, टेबलेट लिए जा रहे हैं, आपके हार्मोन इम्बेलेंस हो जाने हैं, और कुछ नहीं होना। अगर आप लगातार मेडिसिन 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 लेते रहेंगे, छोटी सी बीमारी हुई, सिर में दर्द हुआ मेडिसिन, पेट में दर्द हुआ मेडिसिन, आपके हार्मोन इम्बेलेंस, मन अशांत। अब दूसरी बीमारियां शुरू, पिंपल, ये हो, 50 कलेश शुरू। माइग्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। माइग्रेन के लिए दूध और जलेबी, आयुर्वेद में है, आप सर्च कर सकते हैं उसका गूगल पे। दूध और जलेबी माइग्रेन के लिए। और भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, आप इस तरह से उंगलियों को रखते हैं, अंगूठे से कान को बंद करते हैं, गहरा लंबा सांस भर के, और इस तरह से एक पूरा उच्चारण करते हैं। अब इसमें ओम नहीं बोल रहे हम। ओम वो होता भी नहीं, ओम होता है वो, लेकिन हम उसमें ओम नहीं बोल रहे हैं। तो इससे हमारे जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो हेड में हो रहे हैं, और जिसकी वजह से दर्द खत्म। आपके सिर के इस हिस्से में दर्द हो रहा है, अगर इस हिस्से में, इसका मतलब आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है। पानी ज्यादा पियो, ये हिस्से का दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। आपके यहाँ पे इस पोर्शन में कहीं दर्द हो रहा है, आपको साइनसाइटिस हो गई, जलनीति करो, ये वाला दर्द सही हो जाएगा। आपके अगर यहाँ पे फोरहेड में दर्द हो रहा है, आपने आंखों से, रेटिना से बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लू रेज वगैरह, उसको थोड़े टाइम अवॉइड करो, अपने आप सही हो जाएगा। आपके इस वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, आपने नींद सही से नहीं ली है। आपने इस वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, आपने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया है। ये टेम्पल वाला, ये टेम्पल वाले का इससे रिलेटेड है। ये जो ब्लू रेज बताया था ना मैंने, वो वाला। माइग्रेन वाला। माइग्रेन वाला यहाँ होता है ना, तो ये इसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो यहाँ से ये जो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्टिव होंगे, तो वो काम करेंगे भी। और किसी को कुछ पूछना है? खाने के साथ पानी ले सकते हैं या जूस ले सकते खाने के साथ आपको पानी को अवॉइड करना है। अलग बात ये है कि अगर आप सिप सिप करके थोड़ा सा, जैसे आपने कुछ खाया,
एक घूंट पानी पी लिया, वो चल जाएगा, वो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, उस फूड को थोड़ा सा ही डाइल्यूट किया और वो अंदर जाने में स्मूथली वो चला गया। अब आप बोलेंगी नहीं मैं तो एक गिलास भर के, लोटा भर के पानी पीऊंगा, तो वो तो एसिड डाइल्यूट हो गया ना, फिर तो वो बचेगा नहीं। आपने एक घूंट पिया, आपने आधी रोटी खा ली, उसके बाद एक घूंट पानी पी लिया, इट विल हेल्प कि वो खाना नीचे उतरे। खाना खाने से पहले अगर आपने पेट भर के पानी पी लिया तो आपको क्रेविंग ज्यादा नहीं होगी। कई बार हमें क्रेविंग भी इसलिए ज्यादा होती है, जैसे शाम में भूख लगती है। शाम में भूख क्यों लग रही है? कुछ अंदर गड़बड़ हो रही है। पहले हम चेक करेंगे, पेट भर के पानी पियेंगे, पानी पीने के बाद भी अगर भूख लग रही है तो कुछ खा लो। क्या खाएं? भुने हुए जो चने आते हैं ना, येलो वाले जिसपे वो ब्राउन सी लेयर होती है, एक मुट्ठी वो चने खा लो। और वजन बढ़ाना है तो 2-3 मुट्ठी वो चने खा के एक मुट्ठी पीनट खा लो, मतलब मूंगफली खा लो। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। आप फूड तो हेल्दी ले रहे हो भाई। संतरा क्या अनहेल्दी है? नहीं है। केला क्या हेल्दी है? अनहेल्दी है? नहीं है। क्या सेब अनहेल्दी है? नहीं है। क्या दूध अनहेल्दी है? नहीं है। पर दूध और संतरा एक साथ अनहेल्दी है। जैसे घी और शहद एक साथ अनहेल्दी है। अनहेल्दी तो छोड़ो, वो तो एकदम हॉस्पिटल पहुंचाने वाली सिचुएशन कर देंगे। घी और शहद हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे सीधे। शहद को तो वैसे भी गर्म नहीं किया जाता। आप सुबह अगर पिए भी, आपकी दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? ल्यूक वार्म वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाया, थोड़ा सा शहद मिलाया। ल्यूक वार्म वाटर में मिलाया, मैंने उबले हुए पानी में नहीं बोला, क्योंकि ल्यूक वार्म वाटर में अगर आप शहद मिलाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इट विल हेल्प यू इन डाइजेशन। ठीक है। एक मजे की बात बताता हूँ, अगर अपने बीमारियों को जड़ से खत्म करना हो, जड़ से खत्म करना हो, चीजें छोड़ दो। क्या चीजें छोड़ दो? राइस, आटा, शुगर छोड़ दो। ये 3 चीज छोड़ दो। योग करो बढ़िया। आप जैसे पीनट हो गया, है ना, कुछ टाइम आपने ये रोस्टेड चना है ये खा लिया, आपने स्प्राउट्स खा लिए, बिल्कुल बंद कर दो यार। इसका उसके साथ फ्रूट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स के साथ फ्रूट्स ले सकते हैं, थोड़ा सा गैप करके ले लो। ये है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बड़ी खतरनाक होती हैं। जैसे योग आसन करने के तुरंत बाद हमें नहाना नहीं है, पानी नहीं पीना, कुछ खाना नहीं है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में हम अभी करके आए हैं, और जाते ही हमने पानी पी लिया, पेट पे पहुंचेगी सारी एनर्जी, तो अब गड़बड़ हो गया ना, ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ गया हमारा। 20 से 30 मिनट, कम से कम 20 से 30 मिनट का गैप होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली, अब मैं शवासन में भी बैठ लिया, अब मैंने अनुलोम विलोम भी कर लिया, अब मैंने कपालभाति भी कर लिया, तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। ये बात तब की हो रही है कि आपने एकदम इमिडिएटली सूर्य नमस्कार करी, आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, आपकी धड़कनें तेज हो रही हैं और आप खाना खाने चले गए, तो ये गड़बड़ करेगा। लेकिन आपने शवासन कर लिया, आप रिलैक्स हो गए, आपकी बॉडी में जो होना था हो गया। आपने फिर कुछ देर रुक के कपालभाति कर लिया, कुछ देर रुक के आपने अनुलोम विलोम कर लिया, एक गैप हो गया ना, सो ओके, देन यू कैन ईट, आप खा सकते हो ना। ये है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वही योग में होती हैं। स्प्राउट्स के अंदर अदरक, काली मिर्च, हाँ। लेमन ऐसा हाँ, डाल के लेना सही है। ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। एनी क्वेश्चन? पॉइंट्स याद हो गए ना? एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, चश्मा कितने नंबर का है? 1.25। उतार दें इसको? है? उतार दें? खत्म, उतर गया इनका चश्मा। मजाक वाली बात थी। देखो, सुबह की जो लार होती है ना, यहाँ से दांत के पास से ले लो, पीछे से ले लो, ले ली, काजल के जैसे आंखों में लगा लो, मोतियाबिंद, और आपकी मतलब
जो लो विजन है वो ठीक हो जाएगा, डार्क सर्कल ठीक हो जाएंगे, किसी के शरीर पे अगर कहीं पे रैशेज हो गए, आपने ये चीज नेचर से ऑब्जर्व करी भी होगी, जैसे जानवर होते हैं, जानवर के कहीं कट जाता है, लगा रहता है वो, सही हो गया, क्लॉटिंग हो गई, बढ़िया है, एकदम रिपेयर हो गया। क्यों? सलाइवा इज अ मेडिसिन। सलाइवा में इतनी ताकत है कि आपकी बॉडी को ये रिपेयर कर सकता है। आपके अगर वाइट पैचेस हो रहे हैं, स्किन पर रैशेज हो रहे हैं, हीट टाइप्स हो रही हैं, अजीब अजीब तरह की एलर्जी हो रही है दूध और नमक खाने के बाद, तो क्या होगा? एलर्जी तो हो ही रही है, इचिंग हो ही रही है, रगड़ लो उस पर थोड़ा सा थूक। अगर ये नहीं रगड़ने का मन करे, लगे छी, तो फिर क्या करो? पुदीने के पत्ते का रस निकालो, उसको रगड़ लो, इट विल हेल्प यू। थायराइड के लिए मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों को कभी थायराइड हो जाए या हो रहा हो या हो चुका हो या होने वाला हो या जो भी है वटेवर, तो उनके लिए सबसे अच्छा होता है धनिया। धनिया की चटनी बनाएं, चटनी बना के 1 चम्मच चटनी को हल्के गुनगुने पानी में मिलाएं और पी जाएं सुबह डेली, खाली पेट ये काम करें, आपका थायराइड 3 महीने में बैलेंस। और अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो जिंदगी भर मेडिसिन चलती रहेगी, 25 mg 50 mg 25 mg 50 mg, इसी में दुनिया हमारी निकल जाएगी। ज्यादातर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, घर में बड़े बूढ़े होते हैं, उनको आप देखना, उनको या तो थायराइड होगा, जो लेडीज होती हैं उनमें तो होता ही है, ज्यादातर मम्मी वगैरह को होता ही है, थायराइड होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, बीपी होगा। ये 3 तो ऐसी बीमारियां हैं। अब बीपी के लिए तो मैंने ये बता दिया था, अगर बीपी किसी का बढ़ा हुआ है, कम करना है तो उल्टी नाक से सांस भर के सीधी से छोड़ो। किसी का कम है, बढ़ाना है, सिंपल सा लॉजिक है। उल्टी नाक जो होती है ना हमारी, ये होता है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब शीतल, ठीक है। हमारे शरीर को अगर ठंडा करना है तो ये वाली नॉस्ट्रिल को एक्टिव करो, ये वाली लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करो, मतलब इससे क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर ठंडक आएगी। अगर आप इन इन दिनों में करें, सर्दियों में, तो आपका शरीर और ठंडा हो जाएगा, इसलिए इन दिनों में अवॉइड करते हैं। जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ होता है उनको करा सकते हैं, जिन लोगों का बीपी डाउन है उनको क्या करवाएं फिर? सूर्य भेदी, इसीलिए इनके नाम भी ऐसे हैं, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, हकार ठकार, इन दोनों से मिलके बना है हठ। हठ हठ योग, हठ योग। हठ योग का नाम आता ही है। तो हठ योग भी क्या बता रहा है? इन दोनों को बैलेंस करके चलो भाई, बढ़िया। जो आपने धनिया की चटनी बताया, हाँ, मिलाना है किसमें? धनिया की चटनी। धनिया की चटनी में कुछ नहीं मिलाना, कुछ नमक कुछ भी नहीं मिलाना, उसमें सीधे लीजिए और उसमें पानी में मिला के पी जाइए। धनिया अगर अवेलेबल नहीं है, पत्ते अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? उसका जो किचन में हमारे धनिया पाउडर होता है उसको मिला के पी जाओ, सही है एकदम। तो इंडिया में कल्चर शुरू से ही ऐसा रहा है कि हमारा शरीर बीमार ना पड़े, इसलिए हमारे किचन में ऑलरेडी मिर्च मसाले इस तरह के ऑलरेडी है। हल्दी एंटी एलर्जिक, आपके शरीर में से एलर्जी वगैरह को हटा देगी। नीम के पत्ते, सुबह खाली पेट नीम के पत्ते, मीठा नीम चबा के खाएं, ब्लड को एकदम प्योर कर देगा ये, ब्लड में इन्फेक्शन नहीं रहेगा। ब्लड में अगर इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? इचिंग, सोराइसिस, एलर्जी, चेहरे पे डलनेस, अजीब अजीब तमाम बीमारियां। तोड़ो, धो और खा जाओ, 5-6 पत्ते डेली के खाओ चबा के, बढ़िया एकदम। एलोवेरा खाओ, एलोवेरा के पत्ते को फाड़ो, उसमें वो जेल निकालो और खा जाओ सीधे। लगेगा कि कड़वा है, वो 2-3 दिन ही लगेगा, 2-3 दिन बाद तो कैसे हो जाएंगे? हैबिचुअल, तो मजा आएगा, यूं सीधे पकड़ के और यूं खा जाओगे जेल को। जेल, एलोवेरा जेल इज वेरी हेल्पफुल। कैसे? इट इज वेरी गुड इन फाइबर, और इसमें बाकी अलग न्यूट्रिशंस भी होते हैं जो हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है।
तो आज के लिए हम इतना ही रखें। ठीक है। हरे